सब्सक्राइब करें स्टोरी टाइम और हर सोम, बुध और शुक्रवार को साक्षी रहे कुछ अनोखी कहानियों से भरे सफ़र का। बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस कहानी के सभी स्थान, काल, पात्र काल्पनिक है। कृपया कर इसे गंभीरता से ना लें। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। आप सुन रहे हैं आगे की कहानी, मिस्टीरियस मर्डर भाग 3। आप पिछले दोनों भागों को डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक को क्लिक करके सुन सकते हैं। तो पिछले दोनों भागों में आपने सुना कि मशहूर बिजनेसमैन विनय कुमार अपने रूम में मृत पाए गए। वो रूम अंदर से बंद था। उस रूम की चाबी भी उनके पॉकेट में से मिलती है। उनके हाथ में एक रिवॉल्वर था और उनके सीने में गोली का निशान। इंस्पेक्टर चौहान डिटेक्टिव को वहां बुलाते हैं। इंस्पेक्टर के हिसाब से ये एक सुसाइड था, पर डिटेक्टिव वहां आने के बाद लाश का मुआयना करते हैं और बताते हैं कि ये एक परफेक्टली प्लान किया गया मर्डर है। उसके बाद डिटेक्टिव उस घर के सारे सदस्य से पूछताछ करते हैं। पूछताछ से उन्हें पता चलता है कि कत्ल के वक्त मिसेस कुमार उनके फ्रेंड के घर में थी। घर की मेड ने सबसे पहले लाश को देखा था। उसके बाद वह मिसेस कुमार को बुलाने के लिए गई और कत्ल के वक्त विनय कुमार का बेटा राहुल मोबाइल पर गेम खेल रहा था। घर वालों से पूछताछ करने के बाद डिटेक्टिव और इंस्पेक्टर मिसेस कुमार की फ्रेंड जूलिया बजाज के घर पूछताछ करने के लिए पहुंचे। वहां उन्हें पता चला कि मिसेस कुमार अपनी फ्रेंड के घर किटी पार्टी कर रही थी, पर वो आधे घंटे के लिए अपने घर गई थी। वहां से पूछताछ करने के बाद डिटेक्टिव इंस्पेक्टर को कुछ काम बताकर अपने घर चले जाते हैं। घर पहुंच के वो अपने कुत्ते को खाना देते हैं और खुद भी खाना खा लेते हैं। इतने में डिटेक्टिव के फ़ोन में इंस्पेक्टर का मैसेज आता है। उसके बाद डिटेक्टिव राहुल के दोस्तों को फ़ोन करके ये पता करते हैं कि सच में राहुल और उनके दोस्त 6 बजे से खेल रहे थे या नहीं। पर पता चला कि सच में राहुल 6 बजे से उनके दोस्तों के साथ खेल रहा था। इसका मतलब राहुल ने खून नहीं किया और कत्ल के एग्जैक्ट टाइम के मुताबिक मिसेस कुमार ने भी खून नहीं किया था, क्योंकि तब वो जूलिया बजाज के घर में थी। उसके बाद डिटेक्टिव सीधा उस कामवाली के घर जाते हैं और वहाँ उन्हें कत्ल में इस्तेमाल किया गया फिशिंग रॉड का वो तार मिलता है और साथ ही एक तस्वीर भी। उसके बाद डिटेक्टिव ने इंस्पेक्टर को फ़ोन करके वी के मैंशन पहुंचने के लिए कहा। वी के मैंशन पहुंचने के बाद डिटेक्टिव ने सारे सबूत दिखाए और बताया कि ये काम वाली लड़की ही कातिल है। और साथ में ये भी पता चला कि ये काम वाली लड़की असल में मिस्टर कुमार की नाजायज़ बेटी है और ये सारा इल्ज़ाम उस काम वाली लड़की ने कबूल कर लिया। उसके बाद उस लड़की को गिरफ्तार करके वहाँ से ले जाया गया। पर जब उस लड़की को ले जाया जा रहा था तब डिटेक्टिव ने उस लड़की की आंखों में देखा तो उन्हें कुछ सही नहीं लगा। अब आगे की कहानी। इंस्पेक्टर चौहान ने डिटेक्टिव से पूछा, क्या हुआ डिटेक्टिव, आप कुछ परेशान लग रहे हैं, सब ठीक तो है ना? डिटेक्टिव ने कहा, इंस्पेक्टर क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो? हाँ बताइए ना। तो फिर तुम इस लड़की को अभी कोर्ट में पेश मत करो, अभी इसे सिर्फ लॉकअप में रखो। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। लगता है इस केस का दूसरा पहलू जानना अभी बाकी है। और हाँ, तुम उस चाबी को और उसमें बंधे उस तार को लैब में भेज दो। उसमें शायद फिंगरप्रिंट्स हो सकते हैं और जब रिजल्ट आ जाए तो मुझे बता देना। पर अभी तो आपने केस सॉल्व कर दिया, तो फिर ऐसा क्या हुआ? इंस्पेक्टर ने हैरानी से पूछा। डिटेक्टिव ने कहा, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। पहले मुझे इस घर की और ख़ास करके मिस्टर कुमार के कमरे की अच्छी तरह से तलाशी लेनी है। ठीक है डिटेक्टिव, तो अभी मैं थाने चलता हूँ। अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो मुझे फ़ोन कर दीजिएगा। इतना कह के इंस्पेक्टर चौहान
वहाँ से चले जाते हैं, पर एक कांस्टेबल वहाँ छोड़ जाते हैं। इंस्पेक्टर के चले जाने के बाद डिटेक्टिव मिस्टर कुमार के कमरे में गए और उस कमरे का दरवाज़ा बंद करके उस कमरे की अच्छी तरह से तलाशी लेने लगे। करीब 45 मिनट तक छानबीन करने के बाद डिटेक्टिव उस कमरे से बाहर आ गए और उस कांस्टेबल को बोलकर वो कमरा सील कर दिया। उसके बाद डिटेक्टिव वहाँ से अपने घर पहुँचे और इस केस के बारे में फिर से एक नए सिरे से सोचने लगे। कुछ देर सोचने के बाद डिटेक्टिव ने दोबारा राहुल के दोस्तों को कॉल लगाया और उनसे दोबारा पूछताछ करने लगे। अगले दिन सुबह के 8 बजे डिटेक्टिव पुलिस स्टेशन पहुंचे। डिटेक्टिव को देखकर इंस्पेक्टर चौहान ने कहा, अरे डिटेक्टिव, आप यहाँ? मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाता। डिटेक्टिव ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं, मैं तो यहाँ बस उस लड़की से कुछ सवाल पूछने आया हूँ। डिटेक्टिव उस लॉकअप के अंदर चले गए। डिटेक्टिव को देखते ही उस लड़की ने कहा, आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं तुमसे कुछ सवाल पूछने आया हूँ, डिटेक्टिव ने मुस्कुराते हुए कहा। उस लड़की ने गुस्से में कहा, कैसे सवाल? मैंने पहले ही सब कुछ बता दिया है और मैंने ही उस घटिया आदमी का कत्ल किया है। हाँ, वो सब मैं जानता हूँ। तो मुझे सिर्फ ये बताओ कि मिस्टर कुमार ने तुम्हें शाम के 4 बजे कॉफ़ी देने के लिए कहा था, तो तुम उन्हें 7:30 बजे कॉफ़ी देने क्यों गई थी? उस लड़की से सवाल पूछने के बाद डिटेक्टिव ने इंस्पेक्टर चौहान से कहा, चलिए इंस्पेक्टर, वीके मैंशन चलते हैं। असली कातिल का पता आखिर चल ही गया। और हाँ, उस लड़की को भी साथ में ले लीजिए। डिटेक्टिव, इंस्पेक्टर चौहान, वो लड़की और साथ में 2 सभी लोग वीके मैंशन पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचने के बाद वहां के सारे लोग भी एक कमरे में जमा हो जाते हैं। मिसेस कुमार पूछती है, कातिल तो पकड़ी जा चुकी हैं, अब फिर से ये क्या हो रहा है? और ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? इसे तो जेल में होना चाहिए। डिटेक्टिव ने बोलना शुरू किया, दरअसल मिसेस कुमार, असली कातिल ये नहीं, कोई और है। दरअसल कल रात उस लड़की को गिरफ्तार करने के बाद मैंने मिस्टर कुमार के कमरे की अच्छी तरह से तलाशी ली, तो मुझे उस कमरे में से एक टूटा हुआ शर्ट का बटन और मिस्टर कुमार के वसीयतनामे की एक ज़ेरॉक्स कॉपी मिली, जिससे मेरा आधा केस वहीं सॉल्व हो गया। असल में ये खून मिसेस कुमार और उनके बेटे राहुल ने मिलके किया है। ये बात इस काम वाली लड़की को भी मालूम है। सभी लोग अब मिसेस कुमार और उनके बेटे राहुल की तरफ देख रहे थे। मिसेस कुमार ने गुस्से में कहा, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं अपने ही पति को क्यों मारूंगी? और वैसे भी असली कातिल तो पकड़ी जा चुकी है। उसने खुद अपना जुर्म कबूल किया था। और आपके पास क्या सबूत है कि उनका खून हमने ही किया है? डिटेक्टिव ने फिर कहना शुरू किया, मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ। दरअसल ये लड़की मिस्टर कुमार को मारने के लिए ही इस घर में नौकरानी बनकर आई थी। पर जब मिस्टर कुमार ने अपनी बेटी को देखा, तब उन्हें अपनी बेटी पर प्यार आ गया और उन्होंने एक वसीयत बनाई, जिसमें उन्होंने अपनी आधी जायदाद अपनी बेटी के नाम कर दी थी। और जिस पिता को वो मारने के लिए यहाँ आई थी, उसी पिता से उसे भी धीरे धीरे प्यार हो गया था। पर एक दिन इस वसीयत के बारे में मिसेस कुमार को पता चल गया और इस बारे में उन दोनों में बहस भी हुई। और इसीलिए मिस्टर कुमार ने उस वसीयत का एक ज़ेरॉक्स कॉपी बनाकर उसे अपने कमरे में अपनी बड़ी सी तस्वीर के पीछे छुपा दिया था, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी पत्नी ऐसा कभी नहीं होने देंगी। अब कत्ल वाले दिन की बात करता हूँ। कत्ल वाले दिन भी मिस्टर कुमार ने अपनी बेटी को 4 बजे कॉफ़ी लाने के लिए कहा था, पर मिसेस कुमार के प्लान के मुताबिक उन्होंने तो दोपहर को ही रसोई में जाकर सारी कॉफ़ी फेंक दी थी। और जब 4 बजे मिस्टर कुमार की बेटी उनके लिए कॉफ़ी बनाने के लिए गई, तो उसने कॉफ़ी का डिब्बा खाली देखकर मिसेस कुमार से पूछा, तो उन्होंने बताया कि गलती से वो डिब्बा
उनके हाथ से गिर गया था और सारा कॉफ़ी ज़मीन पर फैल गया था, इसलिए उन्होंने फेंक दिया। और क्योंकि मार्केट से घर के कुछ और सामान भी लाने थे, इसलिए उन्होंने उसे 6:30 बजे मार्केट जाने के लिए कहा, क्योंकि उनके हिसाब से कुछ दुकानें 6:30 बजे के बाद ही खुलती है। इसलिए शाम 6:30 बजे वो सामान लाने के लिए मार्केट चली गई। दूसरी तरफ राहुल शाम 6 बजे से अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। कल रात जब मैंने उसके दोस्तों से दोबारा बात की तो मुझे पता चला कि उनमें से एक लड़का उस गेम को लाइव स्ट्रीम कर रहा था। तो मैंने उससे उस वीडियो को मेरे व्हाट्सएप पर भेजने के लिए कहा, और जब मैंने उस गेम प्ले को देखा तब मुझे बाकी कहानी भी समझ में आ गई। दरअसल राहुल ने 6 बजे से खेलना शुरू किया और पहला गेम ख़त्म हुआ 6:45 बजे। पर जब उन्होंने दूसरा गेम शुरू किया तो वो गेम शुरू होने के 2 मिनट के अंदर ही राहुल एलिमिनेट हो गया। दरअसल ये भी उनके प्लान का ही एक हिस्सा था। राहुल जानबूझकर एलिमिनेट हुआ था ताकि उसके दोस्तों को लगे कि वो उनके साथ ही खेल रहा है, बस सिर्फ इस गेम के लिए एलिमिनेट हो गया है। पर असल में गेम से एलिमिनेट होने के बाद वो अपने पिता के कमरे में गया और टेबल में से उनका रिवॉल्वर उठाकर वसीयत के बारे में उन्हें धमकी देने लगा। और तभी मिस्टर कुमार और राहुल के बीच एक हाथापाई हुई और उसी हाथापाई में राहुल के शर्ट के ऊपर वाला बटन टूटकर नीचे गिर गया। उसके बाद उसने अपने पिता को रिवॉल्वर से डराते हुए उस चेयर पर बिठाया और उन्हें गोली मार दी। और उसके बाद की घटना हम सब जानते ही हैं। पर लगभग 7:15 में मिस्टर कुमार की बेटी सामान लेकर घर लौट आई और कॉफ़ी बनाकर जब वो अपने पिताजी के रूम के बाहर गई तब उसने राहुल को अपने मृत पिता के साथ देख लिया था। तब राहुल उस रिवॉल्वर को पोंछकर अपने पिता के हाथ में थमा रहा था। ये सब देखकर भी वो चुप रही और वहाँ से चली गई। और 15 मिनट बाद जब वो कॉफ़ी लेकर दोबारा वापस आई तब तक राहुल दरवाज़ा लॉक करके अपने दोस्तों के पास खेलने जा चुका था। और तब तक मिसेस कुमार भी किटी पार्टी से पर्स ना लाने का बहाना बनाकर घर वापस आई और अपने बेटे से सारी बातें सुनकर वापस पार्टी में चली गई। और जब मैंने राहुल से पहली बार पूछताछ किया था तब भी उसने वही शर्ट पहना हुआ था जिसका टूटा हुआ बटन मुझे मिस्टर कुमार के कमरे से मिला था। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना मिसेस कुमार? डिटेक्टिव ने मिसेस कुमार की तरफ देखते हुए कहा। और आप इसे झुठला भी नहीं सकती क्योंकि अभी अभी यहाँ आते वक्त हमें उस चाबी में पाए गए फिंगरप्रिंट्स के रिपोर्ट मिल गए थे जिसमें साफ साफ राहुल के उंगलियों के निशान पाए गए हैं। फिर से मिसेस कुमार ने चिल्लाते हुए कहा, हाँ, हमने ही मारा है उन्हें। वो एक नंबर का धोखेबाज इंसान था। उस इंसान ने जायदाद के लिए मुझसे शादी की थी और अब इतने सालों बाद जब उन्होंने अपनी बेटी को देखा तो उसके लिए उनके दिल में प्यार आने लगा। और वो जायदाद जो मेरे पिताजी ने विनय के नाम किया था, अब उसी जायदाद का आधा हिस्सा वो इस नाजायज़ लड़की को देना चाहते थे जिस पर सिर्फ और सिर्फ मेरे राहुल का हक है। ऐसा मैं कैसे होने दे सकती थी? इसीलिए मैंने विनय को मारने का प्लान बनाया। तभी इंस्पेक्टर चौहान ने पूछा, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, राहुल ने ठीक मिस्टर कुमार के हार्ट पे गोली मारी कैसे? मतलब उसके हाथ कांपे कैसे नहीं? क्योंकि मिस्टर कुमार राहुल को बचपन से अपने रिवॉल्वर से निशानेबाजी सिखाते आ रहे हैं, इसीलिए। और राहुल, तुमने रिवॉल्वर में से तो अपने फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए पर चाबी में से मिटाना भूल गए। पर वो गन पाउडर वाली बात जो कि गोली चलाने से हाथों में से आती है, क्या आपको राहुल के हाथों में से बारूद की खुशबू आई थी या फिर हाथों में बारूद के छींटे दिखे थे? इंस्पेक्टर ने डिटेक्टिव से पूछा। डिटेक्टिव ने मिसेस कुमार की तरफ देखते हुए कहा, दरअसल ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है, पर क्योंकि इस केस का मास्टरमाइंड थोड़ा ज़्यादा चालाक था, इसीलिए इन्होंने पहले से ही अपने बेटे को काम हो जाने के बाद हाथ धोने के लिए कह दिया था।
जिसकी वजह से हाथों में से ना कुछ दिखाई दिया और ना ही कोई खुशबू आई। फिर वो फिशिंग रॉड का तार आपको इस लड़की के घर से कैसे मिला? इंस्पेक्टर ने फिर पूछा। डिटेक्टिव ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, इसे तुम एक इत्तेफाक समझ सकते हो। दरअसल मिस्टर कुमार को फिशिंग का बहुत शौक था। वो अक्सर फिशिंग किया करते थे और क्योंकि एक पिता और एक बेटी के बीच एक प्यारा सा रिश्ता बन रहा था, इसीलिए मिस्टर कुमार ने ही वो चीज़ उसे गिफ्ट की थी। पर अगर उसने ये खून किया ही नहीं था तो फिर उसने इल्ज़ाम अपने सर पे क्यों लिया? इंस्पेक्टर ने फिर पूछा। अपने सौतेले भाई को बचाने के लिए। वो जानती थी कि उसका अब इस दुनिया में कोई नहीं है और उसे समाज के ताने भी सुनने पड़ते हैं, इसलिए उसने जेल जाने का रास्ता चुना। डिटेक्टिव ने उस लड़की की ओर देखते हुए कहा। पर आपको ये सब कैसे पता चला? इंस्पेक्टर ने डिटेक्टिव से पूछा। डिटेक्टिव ने कहा, जब मैं लॉकअप में उससे मिलने गया था तब मैंने उसे वो वसीयत दिखाई और उससे कहा कि उसके पिताजी उससे कितना प्यार करते थे। तब उसने मुझे सब कुछ बताया। और हाँ, आप लोग, मिसेस कुमार और राहुल, आप लोग शायद एक कहावत भूल गए थे कि बुरे काम का बुरा नतीजा। अगर आप लोग इस कहावत को याद रखते तो आज शायद आप लोगों को ये दिन नहीं देखना पड़ता। अब आप लोग जाएंगे जेल और वसीयत के मुताबिक मिस्टर कुमार की बेटी इस जायदाद की मालिक हो जाएगी। इंस्पेक्टर चौहान, ले जाइए इन्हें। तो आज की ये ट्विस्ट भरी कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं फिर लौटूंगा एक और अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए स्टोरी टाइम। कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग।